strategies to fight stress management in adolescence age। हमारे बीच डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव मैम आज जुड़ रही हैं। आप रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर प्रोजेक्ट एंड रिसर्च, आकांक्षा लायन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, रायपुर छत्तीसगढ़ में सेवाएं दे रही हैं। डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव मैम, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो एक बार अपनी तरफ से अपना वीडियो और ऑडियो कंफर्म कर ले मैम। डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव मैम, या क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? या नमस्कार पांडे जी, नमस्कार। सादर प्रणाम मैम। जी सादर प्रणाम मैम। प्रेजेंटेशन मैम आपकी तरफ से होगा या प्रेजेंटेशन हमारी तरफ से? सर मैं खुद प्रेजेंट कर लूंगी यहाँ से। जी थैंक यू मैम। हम को होस्ट की सेटिंग आपको यहाँ से प्रेषित कर रहे हैं। हमारी आईटी टीम के हेड श्री सुमित गिरी जी को होस्ट मैम को बनाए जिससे उनका प्रेजेंटेशन आ सके। आज का यह एक अत्यंत ही विशिष्ट दिवस और अत्यंत ही विशिष्ट विषय पर अपनी विशेषज्ञता रखने के लिए हमारे बीच जुड़ी हैं डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव मैम, कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, सीआरसी लखनऊ, पीडीयूएनआई, पीबीडी, डीपीडब्ल्यूडी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आप सभी के बीच में एक विशिष्ट लेक्चर सीरीज के रूप में विषय को लेकर हम सभी हाजिर हुए हैं। विषय है एम्पावरिंग स्ट्रेटजीज टू फाइट स्ट्रेस मैनेजमेंट इन एडोलसेंस एज। एक ऐसी विशिष्ट स्थिति जिसमें हम अपने मानसिक तनाव को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे मानसिक तनाव का प्रबंधन करेंगे, इन बातों पर वैशिष्टता को आज सभी हम लोग सुनेंगे और इस पर अपनी वैशिष्टता देने के लिए हमारे बीच जुड़ रही हैं डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव मैम, रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट एंड डायरेक्टर। सर मैं अपना हेलो, कैन यू हियर मी? नागेश जी आपकी आवाज, आपका माइक म्यूट हो गया है। हाँ मैडम थोड़ा सा वक्त चाहेंगे आपसे। पहुंच पा रही है? यस जी सर, जी नागेश जी आपकी आवाज मेरी आवाज पहुंच रही सर? बिल्कुल नागेश सर, आपकी आवाज पहुंच रही है अब तक। जी, आज के कार्यक्रम को मैं बता रहा था, क्षमा करें हमारा माइक म्यूट हो गया था, सर ने बताया। आज के कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, विकास मिश्र सर, सविता शुक्ला मैम, और यह कार्यक्रम एक विशिष्टता की स्थापना हेतु और एक विशेष प्रकार के प्रबंधन को हम सभी में जागृत करने हेतु एक महत्वपूर्ण स्वरूप में है। यह कार्यक्रम न केवल विधि विधान की स्थिति को व्याप्त करते हुए हम कैसे अपने मानसिक क्षमताओं का वृहद भाव स्थापित करेंगे, कैसे हम अपने जीवन को एक प्रबंधनीय ढंग से आगे बढ़ाएंगे, इसकी स्थापना करने को हमें सचेतित करेगा, हमें तैयार करेगा, साथ ही साथ हमें प्रेरित करेगा एक ऐसे भाव के लिए जब हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ पाए, जान पाए कि हमारे अंदर होने वाले जो व्यवहारिक बदलाव हैं, हमारे अंदर होने वाले जो ऐसे बदलाव जिनको देख करके हम खुद ही चिंतित होते हैं, या हमारे अंदर ऐसे सोचने और समझने की बातें आती है कि ऐसा व्यवहार हम क्यों कर रहे हैं, इन व्यवहारों के जो कारण हैं उन कारणों को जानने के लिए, समझने के लिए और उन पर विधिवत एक ऐसे भाव को प्राप्त करने के लिए जिसपे हम मैनेजमेंट को श्रेष्ठता के रूप में रख सके। तो इस स्थिति को ज्ञात करने के लिए आज का यह कार्यक्रम हम सभी के लिए एक अत्यंत ज्ञानवर्धक और हम सभी के लिए एक प्रेरणाप्रद होगा, ऐसी कामना से मैं आदरणीय मैम का स्वागत संपूर्ण सीआरसी परिवार की तरफ से इस पटल पर करता हूं और संपूर्ण सीआरसी परिवार की टीम की तरफ से जो निरंतर ऑफलाइन और ऑनलाइन गतिविधियों को लेकर के आप सभी के बीच में उपस्थित हो रही है, उन सभी परिश्रमदायी श्रेष्ठ जनों की तरफ से मैम का वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा इस पटल पर बारंबार मैम का स्वागत करते हुए मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय डॉक्टर सिमी श्रीवास्तव मैम को कि आप आए और अपनी वैशिष्टता हमारे बीच रखें। आदरणीय थैंक यू नागेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीआरसी डायरेक्टर और सभी स्टाफ को
बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी मौका दिया है कि आपके समक्ष मैं कुछ अपनी इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय स्ट्रेस मैनेजमेंट पर मैं शेयर करूं। और जैसा नागेश सर ने बताया है कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ये विषय ना ही सिर्फ एडोलेसेंस जो किशोर अवस्था वाले बच्चे इससे जूझ रहे हैं, बल्कि सभी स्ट्रेस मैनेजमेंट से, स्ट्रेस से बहुत जूझ रहे हैं, और उसका कुछ ना किसी तरीके से हमको उसका निदान निकालना आवश्यक बन जाता है। नहीं तो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हमारे पर में हावी हो जाता है कि हम सही गलत की पहचान करना में भ्रमित हो जाते हैं, और हमें अब एक मार्गदर्शन हमको सही नहीं मिल पाता है। तो मैं धन्यवाद देती हूँ अगेन फॉर CRC लखनऊ और सविता मैम का, जो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बात किया इस विषय में बात करने के लिए। ये विषय शायद बहुत पहले हो जाता था, अक्टूबर में था शायद महीने में, जब और CBID प्रोग्राम चल रहा था, तो लखनऊ CRC लखनऊ की जिम्मेदारी थी कि CBID का इनॉग्रल फंक्शन को करना, तो उसी विषय में ये प्रोग्राम आगे बढ़ गया था। लेकिन बट स्टिल वी आर वेरी थैंकफुल फॉर द ऑर्गेनाइजर्स टू गिव अस एन अपॉर्चुनिटी। मैं आकांक्षा में लायंस इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट, एक बहुत ही पुरानी संस्था है छत्तीसगढ़ में, लगभग 28 वर्षों से हम यहाँ पर इस संस्था में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मैं भी एक निपिड, जो अभी निपिड कहलाता है, पहले NIMH के नाम से जाना जाता था सिकंदराबाद में, वहीं की छात्रा हूँ। और सौभाग्य है मुझे जो इतने अच्छे टीचर्स हमको जो पढ़ाए हैं, रीता पेशवारिया मेनन हमको पढ़ाई हैं, मेनन सर खुद पढ़ाए थे, जयंती नारायण मैडम हैं, सरोज मैडम हैं, और शैलजा रेड्डी मैडम हैं, डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर्स जो थे वहाँ पर, उन्होंने हम लोगों को बहुत अच्छे से मार्गदर्शन दिया, पढ़ाया है, और उसी के तहत आज हम का इतने अच्छे तरीके से अपने यहाँ स्कूल में, अपनी इंस्टीट्यूट में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और सब में पहले हम धन्यवाद देते हैं भगवान को कि हम जैसे रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को जो एक बनाने के लिए और इस कार्य को संपन्न करने के लिए हमको चुना है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम इस विषय पर डायरेक्ट चलते हैं। मैं अपना प्रेजेंटेशन अपने यहाँ से शेयर करना चाहूँगी। हाँ, प्रेजेंट नाउ, एंटायर स्क्रीन शेयर। हाँ, आपको मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है? हेलो जी मैम, प्रेजेंटेशन आ रही है। हाँ, तो आज हमें एक बहुत ही अच्छा विषय मिला है, खास तौर पर एडोलेसेंट्स के साथ में काम करने के लिए, और उनके साथ में स्ट्रेस मैनेजमेंट को किस तरीके से, स्ट्रेस को किस तरीके से कंट्रोल करें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कुछ जानकारियां लेंगे। और मुझे ये आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसमें से बहुत कुछ अपने एडोलेसेंट व्यक्तियों के लिए इस तक पहुंचाने के लिए आप भी अपना प्रयासरत रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिसको हम बोलते हैं, जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हमारे ऊपर में हावी हो जाता है, और इसमें हमारे बॉडीली और हमारा इमोशनल सब चेंजेस लाता है। क्योंकि स्ट्रेस, अगर हम स्ट्रेस को इनवाइट करते हैं और स्ट्रेस को हम इनवाइट करके अपन उसको बहुत अच्छे से उसको ग्रो करते हैं स्ट्रेस को, तो वो एक बहुत ही भयानक रूप ले सकता है, वो एक नेगेटिव रूप ले सकता है, और हमारे अस्तित्व को धीरे धीरे खत्म करने का प्रयास भी कर सकता है। तो ये स्ट्रेसर्स जो रहते हैं, वो चाहे वातावरण में दिखते हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से दिखते हैं, या सामाजिक सिचुएशंस में भी दिखते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि हमारे इंटरनल तरीके से हमारे पास में स्ट्रेसर्स आते हैं, जो अगर हम लंबे समय से बीमार हैं, या अरुचि है, या मोटिवेटेड नहीं है, या कोई मेडिकल प्रोसीजर होता है हमारे साथ में,
उस समय पर भी हम बहुत ही ज्यादा तनाव में महसूस करते हैं, और उस तनाव से बाहर आने की कोशिश भी करेंगे तो वो हम ही को करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो प्रकार के जो स्ट्रेस है, एक पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस, ये दोनों दिखते हैं, लेकिन हम उस स्ट्रेस को किस तरीके से उसकी हम प्रतिक्रिया करते हैं वो निर्भर करता है हमारे ऊपर में, कि हम कितना ज्यादा उसको हम अपना रहे हैं या हम कितना ज्यादा उससे दूर रहना चाहते हैं। तो स्ट्रेस इज वेरी वेरी हर पूरे वातावरण में स्ट्रेस अवेलेबल है, तो उसको हमारे पास में एक एबिलिटी होना चाहिए उसको कोप करने की। इसीलिए बोला जाता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करें। चलिए देखते हैं कि ये अगेन ये बता रहा है कि स्ट्रेसेस क्या हो सकते हैं। एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, या इंटरनल हो सकते हैं, जो एक व्यक्ति विशेष के अंदर में जो होते हैं। अगर हम देखेंगे, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि स्ट्रेस बहुत डेंजरस है, अगर हम उसको काबू में नहीं करेंगे, अगर हम उसके साथ में हम उसके ही लय में बहते चले जाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा घातक हो सकता है और बहुत ज्यादा हमें हानि भी पहुंचा सकता है। तो हमको ये देखना है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस वो एक एब्रीविएशन है, नट्स है, NUTS। हम जानकारी लेंगे कि N क्या है, U क्या है, T क्या है, S क्या है। इसके आधार पर इर्द गिर्द हमारा पूरा स्ट्रेस घूमता है। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो जिस चीजों पर हम वरी कर रहे हैं, हम वरी कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ चीज अपने हाथ में हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीज हम हाथ में कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये एक विडंबना हो जाती है, एक ऐसी परिस्थिति स्थापित हो जाती है, निर्मित हो जाती है कि हमको या तो स्ट्रेस को दूर भगाना है, या हम अगर बहुत कमजोर हैं तो हम स्ट्रेस के लय के साथ में ही बहते चले जाते हैं। अभी मैं आपको बोल रही थी कि स्ट्रेस नट्स है, NUTS, नट्स, नॉवेल्टी, एक नया सिचुएशन है, एक न्यू सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है। अब उस सिचुएशन को हम किस तरीके से हम देखते हैं। वो सिचुएशन अनप्रेडिक्टेबल है, बिना बोले वो सिचुएशन भी आ सकता है। अचानक अगर अपन यहाँ पर हैं, और क्योंकि अभी रायपुर में ऐसा वातावरण है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश में और एकदम से लाइट गोल हो जाएगी और मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला जाएगा, तो मैं भी स्ट्रेस में आ सकती हूँ, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है, ये मैं अपने आप को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूंगी। अगर मैं नहीं निकाल पाऊंगी तो मैं टोटल फेलियर होंगी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अनप्रेडिक्टेबल रहता है स्ट्रेस, लेकिन उसको अनप्रेडिक्टेबल रहता है और साथ में थ्रेट भी रहती है हमारे लिए। वो एक थ्रेट है, एक हमको वो मतलब खतरा है, वो हमारे ईगो को क्यों, क्योंकि वो हमारे अहम को डायरेक्ट पहुंचाता है तकलीफ। या अगर हम स्ट्रेस से लड़ के बाहर निकल गए तो हमारी जीत हुई। अगर हम ईगो पे हर्ट हो गया है और हम अपने आप को हम स्ट्रेस के साथ में मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे लिए वो थ्रेट जीवन भर के लिए थ्रेट ही रहेगा। फिर एक आखिरी चीज है सेंस ऑफ कंट्रोल। यही आता है कि सेंस ऑफ कंट्रोल, हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में, कैसे हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम विकल्पों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ताकि हमारा स्ट्रेस हमारे ऊपर में हावी नहीं हो। सो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आर लाइक नट्स, नॉवेल्टी, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, थ्रेट टू द ईगो एंड सेंस ऑफ कंट्रोल। तो ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये चारों चीज स्ट्रेस के साथ में जुड़े हुए पहलू हैं। अब हम इस नट्स को, इस सिचुएशन को हमको रिड्यूस करना है, तो हमको 3 लेवल्स पे हमको काम करना पड़ेगा। नंबर 1 लेवल है अंडरस्टैंड स्ट्रेस। हम समझे कि वो तनाव क्या है ना, उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम उस स्ट्रेस को नहीं समझेंगे तो हम अपने आप को कैसे बचाव कर सकेंगे। हम अगर हम समझते नहीं हैं तो हम बह जाते हैं स्ट्रेस के साथ में। अगर हम समझ लिए हैं तो हम प्रिवेंट भी करेंगे। जैसे आपको एग्जांपल मैंने अपने ही दिया, अगर मेरे को यहाँ पर अभी इंटरनेट डाउन हो जाएगा तो मैं कैसे आपके साथ में संपर्क करूंगी, तो मेरा विकल्प है, क्योंकि मैं प्रिवेंट कर रही हूँ अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए। तो मैं विकल्पों को पहले से तैयार करके रखती हूँ, ताकि
कुछ भी ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है तो मैं अपना विकल्प को यूज करके उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को मैं डाइल्यूट कर दूं। तो तीसरा पॉइंट है मैनेज। तो ये तीनों चीज अपने को याद रखना है कि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, प्रिवेंटिंग स्ट्रेस एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, तभी हम स्ट्रेस को अपने ऊपर में हावी होने नहीं दे पाएंगे। स्ट्रेस को अगेन ये बता रहा है कि स्ट्रेस हमारे बॉडी रिएक्शंस में किस तरीके से हानि पहुंचाता है। हमारा एक ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसमें सिग्नल्स पहुंचते हैं अगर स्ट्रेस हो जाता है। एड्रेनलिन ग्लैंड्स बहुत ज्यादा एड्रेनलिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, जिसके वजह से वो ब्रेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। और ये जो एड्रेनलिन और कार्टिसोल जो हार्मोन्स है वो हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देता है, हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देता है, हमारा ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा और हमारे मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देगा, जिसके वजह से हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत ही ज्यादा कमजोर और वीक, फैटिग्ड हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि ये जब ब्लड वेसल्स हमारी आंख में तक के पहुंच जाते हैं तो डायलेट हो जाते हैं आईज, विजन में दिखाई देने में कमजोरी हो सकती है। ये आई नो ये टाइम बीइंग रहता है स्ट्रेस, लेकिन हम उसको किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। टाइम बीइंग होने के बावजूद भी हम उसको प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लिंगर ऑन कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो बहुत ज्यादा नुकसान है। तो हमको जब भी स्ट्रेस का अंदेशा होता है या एक आभास होता है तो हमको तुरंत वो 3 स्टेजेस को याद करना है कि अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस, प्रिवेंटिंग स्ट्रेस और मैनेजिंग स्ट्रेस, तभी हम अपने आप को स्ट्रेस मुक्त कर सकते हैं। जैसा आपको मैंने अभी बताया कि गुड स्ट्रेस और बैड स्ट्रेस, यू स्ट्रेस डिस्ट्रेस बोलते हैं। यू स्ट्रेस इज गुड स्ट्रेस, बैड स्ट्रेस इज डिस्ट्रेस। यू स्ट्रेस सबके साथ में आता है, बहुत खुशी रहती है काम करने में। जैसे हमको लॉटरी लग गई, लॉटरी मिल गई, हमको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, तो हम यू स्ट्रेस में आ गए बहुत ही ज्यादा कि अरे क्या करेंगे उसका, ये करेंगे, कैसे यूज करेंगे ना। तो दिस इज, और कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन के पहले जब बच्चे पढ़ने लगते हैं तो वो एक ऐसे परिस्थिति में पढ़ते हैं, उन लोगों को एक प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है कि कैसा आता होगा पेपर, कैसे करेंगे। खासतौर पे एडोलेसेंस के साथ में खास तौर पे देखा गया, कई रिसर्च स्टडीज भी की गई हैं कि यू स्ट्रेस किस तरीके से बच्चों को हेल्प करता है। अगर वो स्ट्रेस बच्चे के व्यवहार में अच्छाई के लिए काम करता है, सकारात्मक रूप के साथ में वो दर्शाया जाता है, तो वो स्ट्रेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन उसका जस्ट रिवर्स और ऑपोजिट है आपका बैड स्ट्रेस, जो कि हम डिस्ट्रेस कहते हैं। क्योंकि ये स्ट्रेस हमारे व्यक्तित्व विकास को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, या हमारी हम जिस तरीके से अपना एक मार्गदर्शन हम लेके जा रहे हैं, वहां पर अगर नेगेटिविटी आ जाती है, नकारात्मकता आ जाती है, तब वो हमारे शरीर के लिए भी हानिकारक है और हमारे व्यवहार में भी बहुत ज्यादा नकारात्मक व्यवहार दिखने लग जाते हैं। तो हमको गुड स्ट्रेस के साथ में हाथ मिला के रखना होगा और बैड स्ट्रेस के साथ में दूरियां बना के रखना होगा। चलिए समझते हैं कि एडोलेसेंस और स्ट्रेस, क्योंकि एडोलेसेंस एक ऐसी उम्र है, क्योंकि ये उम्र में बच्चे जो इंडिविजुअल्स रहते हैं 18 साल, यूजुअली हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि 10 साल से लेके 18 साल, ये 16 इयर्स एक एडोलेसेंस एज आती है मैक्सिमम। 10, 11, 12 प्री एडोलेसेंस स्टेज, 13, 14, 15 ये ड्यूरिंग मतलब मिड एडोलेसेंस पीरियड है, और 15, 16, 17, 18 जो है ये पोस्ट एडोलेसेंट पीरियड है। तो ये तीनों स्टेजेस में, डेवलपमेंटल स्टेजेस में, इसके प्रभाव अलग अलग तरीके से पड़ते हैं। क्योंकि बच्चा टीन एज में आ गया है तो उसके फिजिकल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, उसके इमोशनल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, सामाजिक कौशलों में परिवर्तन आता है, और साथ में उसका शैक्षणिक जो एकेडमिक अचीवमेंट रहता है। तो ये सब जो चेंजेस जो आते रहते हैं एडोलेसेंट पीरियड में, ये कई बार हानिकारक बन सकते हैं अगर उनको सही समझ नहीं किया गया होगा और उसको सही तरीके से उसका हम उपचार नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एडोलेसेंट पीरियड को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म बोलते हैं, एक बहुत बड़ा तूफान वाला स्टेज है ये, और स्ट्रेस से भरा हुआ है। कई बच्चों को लगता है कि फिजिकली बहुत दुबला पतला है, पूरे चेहरे पे मुहासे हैं, तो वो स्ट्रेस में है,
क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि दूसरों के पास में इतने सारे मुहासे नहीं है और मेरे में है, तो वो इमोशनली भी बहुत ज्यादा कुंठित हो जाता है, सोशली वो मिलना जुलना बंद कर देता है, उसका दुष्प्रभाव आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी हो जाता है। तो ऐसे समय पर हमको अपने, जो हम एज माता पिता हैं, हम एज टीचर्स हैं, इस परिस्थिति को समझ के उस बच्चे को इस एडोलेसेंट पीरियड में गुजरने वाले स्ट्रेस पीरियड को समझ के उसको बाहर निकालना हमारा दायित्व भी होता है। और कई बच्चे इससे आराम से बाहर भी निकल जाते हैं और कई बच्चे एडोलेसेंट एज में फंस जाते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करते रहते हैं। कुछ स्टडीज के बारे में आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको लगे कि हाँ, स्ट्रेस और यंग पीपल के साथ में स्टडीज हुई थी। एक स्टडी में ये बताया गया 2015 में कि स्टडी बाय मिशन ऑस्ट्रेलिया कि 40% ऐसे व्यक्ति जो 15 साल से 19 साल के बीच में हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा कोपिंग विद स्ट्रेस। वैसे ही एक और स्टडी, इंडियन स्टडी है ये, दामोदरन जी और वर्गीस सर ने जो 2015 में ये स्टडी किया था कि उन्होंने डिटरमाइन किया कि स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनिफेस्टेशंस एडोलेसेंस जिसकी संख्या थी 46, उन पे किस तरीके से इफेक्ट पहुंचता है स्ट्रेस का। तो उन्होंने ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक यूज की स्ट्रेस की, कि इस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक का इन 46 जो सब्जेक्ट्स थे उन पे कैसा असर पड़ा होगा। तो डाटा कलेक्ट किया गया था और उसमें से ये पाया गया कि लगभग 63% ऑफ द एडोलेसेंट्स एक्सपीरियंस मॉडरेट स्ट्रेस। इसको यूज करने पर जो उनका हो सकता है सिवियर रहा होगा वो, लेकिन जब ये प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज करने के बाद 63% को मॉडरेट स्ट्रेस रहा। और शायद इस स्टडी को और ज्यादा इन लोग इस टेक्निक का यूज करेंगे तो कई बार उनमें ये स्ट्रेस और घटता जाएगा और वो लाइफ को इजीली एक्सेप्ट करते जाएंगे। सो ये एक और स्टडी थी जिसमें मसल रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज करने से बहुत कुछ एडोलेसेंट्स अपने स्ट्रेस को समझ सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे और मैनेज कर सकेंगे। तो ये कुछ स्टडीज आपके समक्ष रखा था ताकि आप समझे कि कितनी गंभीरता से अपने को स्ट्रेस को लेकर उन व्यक्तियों को, उन एडोलेसेंट्स को बचाना है, स्ट्रेस मुक्त बनाना है। साइंस ऑफ स्ट्रेस खासतौर पर हमारे एडोलेसेंट्स के साथ में ये दिखता है कि वो सो नहीं पा रहे हैं, कई बार देर से उठ रहे हैं। आजकल तो हर घर की ये कहानी हो गई है कि जितने एडोलेसेंट्स बच्चे घर में रहते हैं वो रात रात जगते हैं और दिन में सोते हैं। वो फटीग हो जाते हैं, पैनिकी हो जाते हैं, उनके पास में वो बार बार थक जाते हैं, हेडेक्स होता है, स्टमक एक्स होते हैं, उनको इरिटेबल हो जाते हैं, कोई भी चीज सही तरीके से जवाब नहीं देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ध्यान केंद्रित करने में उनको तकलीफ होती है। और इसी वजह से वो कई बार स्कूल नहीं जाते हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, या वो अपने आप को ये समझ नहीं पाते हैं कि वो किस उथल पुथल उनके जीवन में जो चल रहा है उसका क्या कारण है और उससे हम कैसे निकल पाए। खाना पीना उनका बहुत ही ज्यादा इरेगुलर हो जाता है, जंक फूड ज्यादा खाने लग जाते हैं और कई बार तो ये होता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ में इतने ज्यादा क्लोज हो जाते हैं कि कई बार बुरी आदतों की भी लत लग सकती है उनको। तो ये कुछ साइंस है। इसके अलावा विड्रॉ करने लग जाते हैं उन लोगों से दूर होते लगते हैं, बात नहीं करना पसंद करते हैं, गुस्सा करते हैं, कई बार बिना कोई कारण के रोने लग जाते हैं, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस आ जाती है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आई एम वर्थलेस, है ना। एंजाइटी और नर्वसनेस बहुत दिखने लग जाती है। तो उनका पैटर्न जो एक वर्किंग पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। उनको प्राथमिकताओं के बारे में उतना सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और कई बार वो, मैं जैसे आपको बता रही थी कि ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं, अल्कोहलिक्स भी बन जाते हैं। तो ये सब लक्षण जो दिखते हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं? कारण होते हैं कि अगर उनको हेडेक्स और स्टमक एक्स हो रहा है तो अपने को उनको उनके कारणों को जानने के लिए वी हैव टू टॉक टू देम। मेडिकल इलाज में भी ये बताते हैं कि एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ को प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। और ये एक मनोवैज्ञानिक समझ सकता है क्योंकि वो उससे डिटेल में बात करेगा, समझेगा कि कैसे वातावरण में उसको क्या लगता है, क्या फील होता है, ताकि वो खुल के अपने
जो उसके साथ में जो पीड़ा है उसको वो शेयर करेगा, और उस पीड़ा से जब वो शेयर करेगा तो वो आधा तो अपने आप का बोझ को हल्का फील करने लगेगा। सो अ वेरी गुड काउंसलर, अ वेरी गुड साइकोलॉजिस्ट, अ वेरी गुड पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू दैट पर्सन उसको हेल्प कर सकता है। लेकिन वो कारणों को जानने के बाद ही हम उसके विकल्प को या उसके निदान के बारे में हम बात कर सकते हैं। कई बार स्लीप इश्यूज आ जाते हैं, ज्यादा समय तक सोते हैं या नींद नहीं आ रही है, स्लीप वॉकिंग हो रही है ना, तो ये टायर्डनेस आ जा रही है, फटीग हो जा रहे हैं। एजुकेशनल प्रॉब्लम्स में भी देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा उनको एकेडमिक, या तो एकेडमिक अचीवमेंट में बहुत पुअर रहते हैं, या इनकम्प्लीट वर्क रहता है, या वो लेथार्जिक रहते हैं। तो ये कारण हो सकते हैं जहाँ पे टीनेज को स्ट्रेस ज्यादा दिखता है। इंक्रीज इरिटेबिलिटी उनका एक नेचर बन जाता है मूड में, कि कोई बात का उन लोग ठीक से अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, झिड़क देंगे, एकदम ऊंची आवाज में बोलेंगे और अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे, या बहुत ही ज्यादा गुस्से की तरफ से देखेंगे, कई बार वायलेंट भी हो जाते हैं। तो ये इसका कुछ ना कुछ एक छुपा हुआ कारण है। जैसा हमको रीटा मैम और अपने बिहेवियर मॉडिफिकेशन में मैडम का मुझे उदाहरण अभी भी याद आता है, वो बताती थी कि ABC ऑफ बिहेवियर, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस। जब ऐसा बिहेवियर हो रहा है तो जरूर उसके सामने में कुछ ना कुछ एंटीसीडेंट होगा और कुछ ना कुछ परिणाम होगा जिसकी वजह से वो व्यवहार को वो दर्शा रहा है। तो उस एंटीसीडेंट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को हमको समझना होगा, और वो कौन समझता है? माता पिता समझ सकते हैं, उसके टीचर्स समझ सकते हैं, उसके या तो अगर उनको बाहरी सलाह लेना है तो मनोवैज्ञानिक समझ सकते हैं, या उनके कोई काउंसलर समझ सकते हैं। क्योंकि ये कोई दवाई दे के ठीक करने वाली कोई बीमारी नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक उथल पुथल है जिसको हम आराम से टैकल कर सकते हैं विद पेशेंस, विद डिवोशन एंड विद मतलब धैर्य रख के हम कोई भी चीज का हम समाधान निकाल सकते हैं। जब तक आदान प्रदान नहीं होता है तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते। तो हम खाली सिम्टम्स को देख के उसको ये कर दो, ऐसा कर दो, नहीं होता है। पहले कारण जानिए, कारण जानने के बाद हम उसको मदद करेंगे। तो नेगेटिव चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, डिफिकल्टी होती है कंसंट्रेशन में, नेगेटिव टॉक, जैसा आपको पहले भी बताई मैं अभी, कि वो अपने आप को वर्थलेस फील करता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं करूंगा तो गलत हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग, वो एक पेसिमिस्टिक हो जाता है, ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहता है, पेसिमिस्टिक टॉक करता है, नेगेटिव टॉक करता है, उसको हर एक चीज एक नकारात्मक तरीके से उसको दिखाई देने लगती है। तो वो नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमको उसको मदद करना है। जनरल सेंस ऑफ वरी, उसको ऐसा लगता है कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो मेरे वजह से आ रही है, मैंने ही शायद ऐसा किया होगा इसीलिए ये है, तो ही टेक्स ब्लेम ऑफ एवरीथिंग। तो ये परिस्थिति बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब हम देखते हैं कि क्यों स्ट्रेस होते हैं। अब ऐसे कौन से स्ट्रेसर्स हैं हमारे एडोलेसेंट्स के साथ में जो स्पेसिफिकली उनको स्ट्रेस को तरफ उनको लेके जा रहे हैं। होमवर्क कंप्लीशन नहीं होता है, या स्कूल में कुछ एग्जाम्स हैं, एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर्स बहुत हाई हैं, पेरेंट्स से भी हैं, फैमिली से भी। कई बार ऐसे पेरेंट्स हैं, जैसा आपको मालूम ही होगा कि पेरेंट्स भी कई बार अपनी भूमिका बहुत ही अजीब तरीके से उन लोग निभाते हैं। कई बार बहुत अथॉरिटेरियन हो जाते हैं और कई बार एकदम परमिसिव हो जाते हैं, जो करना है करो, तुम्हारी मर्जी, जैसा करना है करो। और कई बार इतने ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं बच्चे। ऐसी परिस्थिति में हम पेरेंट्स को, हम टीचर्स को उनको मदद करना है, ना कि उनको ये स्ट्रेस की तरफ और ढकेलना है। उनके सोशल रिलेशनशिप्स जो रहते हैं, उनके बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी शब्द है। और पेरेंट्स जब सुनते हैं कि अरे मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है तो वो अलग नजरिया ही हो जाता है। लेकिन समझो तो वो बॉयफ्रेंड मतलब क्या है, मतलब इस चीज को ना समझ के हम टैबू पे चले जाते हैं कि अरे वो तो गंदी है, अच्छी नहीं है, कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा। वी ट्राई टू एनालाइज एंड वी ट्राई टू हाइपोथेसाइज ये रिलेशनशिप्स को।
तो इसको भी हमको ध्यान देना होगा। लाइफ चैलेंजेस आती हैं कई बार कि बच्चा अगर 12th पास करने के बाद अगर वो अपने कैरियर में आगे बढ़ना चाह रहा है, तो यहाँ पे भी पेरेंटल प्रेशर्स कई बार आ सकते हैं। जैसे अगर डॉक्टर फैमिली है, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर हैं और उसका बेटा अगर मेडिकल नहीं करना चाहता है तो उसको फोर्सफुली मेडिकल करने के लिए बोला जाता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाता है। आजकल के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के एप्टीट्यूड टेस्ट करवाएं। स्कूल्स में भी, कई स्कूल्स में ये एप्टीट्यूड टेस्टिंग हो रही है, ताकि एप्टीट्यूड टेस्टिंग हो रही है, क्यों? ताकि बच्चे के रुझान के बारे में समझो और उस विषय में उसके कैरियर को बनाओ। इससे बच्चा भी स्ट्रेस मुक्त रहता है और पेरेंट्स को भी ये रहता है कि हम जो बच्चा जैसे अपने फील्ड में जो काम करना चाह रहे हैं, आप लोग सब देखे होंगे 3 इडियट्स पिक्चर, उसमें भी तो यही बताया कि कई बार अपने को स्ट्रेस नहीं देना है, प्रेशराइज नहीं करना है कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये देखा जा रहा है कि लैक ऑफ टाइम, बच्चे के पास में प्रायोरिटीज की कोई अहमियत नहीं है, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये प्रायोरिटीज को अपने को बहुत ज्यादा वेटेज देते हुए उसको समझाइश करना है। एंड देयर इज लैक ऑफ स्लीप। स्कूल प्रेशर्स हैं, आफ्टर स्कूल समर जॉब्स हैं, कई बार ऐसा होता है कि घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर होती है कि बच्चों को मजबूरन काम करना पड़ता है अपनी पढ़ाई को छोड़ के, तो ये वाला भी एक प्रेशर आता है। कई बार ये देखते हैं कि डेटिंग एंड फ्रेंडशिप, खासतौर पे आजकल इंडिया में भी ये ट्रेंड आ गया है कि डेटिंग एंड फ्रेंडशिप, उसके लिए भी गलत तरीके से देखना, डेट करने जा रहा है, फ्रेंडशिप बनाने जा रहा है, तो हमको अपने बच्चे को तैयार करना होता है कोई भी चीज करने के पहले। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन गिविंग देम द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ व्हाटएवर सिचुएशन ही इज गोइंग टू फेस, क्योंकि हम लोग अनुभवी होते हैं और हमारे अनुभव को उनको शेयर करना है, लादना नहीं है, थोपना नहीं है, बस शेयर करना है ताकि वो हमारे अनुभव से कुछ सीख सके। विद एज एग्जाम्पल्स हमको देना रहता है। कई बार बच्चे किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, ज्वेलरी, हेयर स्टाइल्स, उस पर भी बहुत ज्यादा टोका टकी होती है। तो यस, give them also a freedom to do what they want, but gradually try to make them understand कि what you're doing, do you think it is right or wrong? उसको डिसीजन लेने दीजिए, उसको उसके अच्छाई और बुराई के बारे में समझने दीजिए, तभी जाके हम उसको रियलाइज होगा। सेल्फ एनालिसिस जो हम इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं हमारे साइकोलॉजी टर्म में, वो इंट्रोस्पेक्शन उसको करने दीजिए, तब जाके उसको एहसास होगा कि हाँ, मैं जो ये कर रहा हूँ शायद गलत है और इसीलिए मेरे माँ बाप या इसीलिए मेरे टीचर्स मुझे टोक रहे हैं। सो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम वी हैव टू डेवलप एंड वी हैव टू जनरेट एंड गिव देम दैट काइंड ऑफ अ सपोर्ट। कई बार ये होता है कि जैसा कई बार बच्चे बहुत, आजकल बच्चे इतना ज्यादा जंक फूड खा के, एडोलेसेंस एज में भी ओबेसिटी इज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ओबेस, क्योंकि ओबेसिटी होने की वजह से उनका फिजिकल अपीयरेंस तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता ही है, लेकिन साथ में उनके मेडिकल प्रॉब्लम्स भी चालू हो जाते हैं। तो हमको बच्चों को ये स्ट्रेस करना पड़ेगा कि मेडिकल प्रॉब्लम्स को हमको ज्यादा वेटेज देते हुए उनको अपने फिजिकल जो उनका जो बॉडी में जो वेट को गेन किया है उसको कम करने के लिए हमको बोलना है, ना कि उसके फूड हैबिट्स को एकदम कंप्लीट रोक दिए, ये मत खाओ, ऐसा मत खाओ, ये मत खाओ। तो वी हैव टू टेल अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस, अगेन ABC ऑफ बिहेवियर। हम A को तो जान लिए, लेकिन C के बारे में भी तो बताइए, तभी जाके वो अपने B को चेंज कर सकेगा। तो डीलिंग विद फिजिकल एंड कॉग्निटिव चेंजेस ऑफ प्यूबर्टी, इसका भी जैसे बता रही थी मैं आपको, प्यूबर्टी में कई एडोलेसेंस में चेंजेस आते हैं, वो सकारात्मक भी हैं, नकारात्मक भी हैं। तो उनको जो अच्छा है, अगेन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस, हम 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़े थे, वो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को हमको समझाना है कि अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, हाँ हम इसको कर सकते हैं, करके देखेंगे, ये भी ट्राई करेंगे, ये भी ट्राई करेंगे, इसमें से जो अच्छा लगता है आप उसको करिए। तो दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स वी कैन गिव देम एंड हेल्प देम टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। कई बार फैमिली और पीयर के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, या जैसे आपको भी बता दी थी एग्जाम्पल कि फैमिली कुछ और चाहती है और अपने जो एडोलेसेंट्स हैं वो कुछ और चाहते हैं, तो उसमें भी हमको द्वंद्व हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। तो उसके लिए भी हमको प्रॉज एंड कॉन्स देखना है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ। उसके बाद हमको जो चीज, दोनों चीज में अच्छाइयाँ जहाँ अच्छी दिखती हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको विकल्प बताना है।
बीइंग बुलीड और एक्सपोज्ड, कई बार हमारे एडोलेसेंट्स लड़कियां हैं, लड़के हैं, हैरेस्ड होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसके लिए भी हमको मेंटली उनको प्रिपेयर करना है कि उनको ये सब चीज से बचना है, प्रिवेंट करना है। तो अपने आप को एक्विप करो, एक कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अपने आप को बचाव करना चाहिए, उसके तौर तरीके हमको बताना है। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज, ये यूजुअली ट्रेनिंग्स दी जाती है, महिला बाल विकास के द्वारा भी होती है, और ये आपके स्कूल्स में शिक्षा दी जा रही है कि सेक्सुअल एब्यूज को बचने के लिए क्या करें। नो गो टेल की टेक्निक, यूजुअली आप लोगों को सबको मालूम होगा कि नो गो टेल की टेक्निक के द्वारा ही बच्चों को हम प्रिवेंट कर पाएंगे कि उनका सेक्सुअल एब्यूज से वो कैसे बच सकेंगे। देन क्रैम शेड्यूल्स, जो उनके शेड्यूल्स रहते हैं, जो उन लोग अपना शेड्यूल बनाए हैं, क्योंकि प्रायोरिटाइज करके नहीं बताते हैं, नहीं बना पाते हैं, तो वो पूरे जम्बल्ड हो गए। तब ये सब चीजों के लिए उनको प्रायोरिटाइजेशन और टाइम मैनेजमेंट, ये दोनों कौशल भी अपने को उनको सिखाना है। Again, this is just a repetition. What causes stress? Life situations can cause stress. Environmental stressors can cause stress. Biological changes in the body, or any drastic changes in the physical body of an individual. Cognitive या mental stress या पर्सनल बिहेवियरल स्ट्रेस। तो ये सब स्ट्रेस के कुछ एक छोटे से स्लाइड में समाहित है, जो अभी हमने बात किया उसी का जस्ट एक रिपीटेशन है। कई बार ये देखते हैं कि इवन डिवोर्स इन द फैमिली कैन कॉज स्ट्रेस। खासतौर पे जब डिवोर्स होता है पेरेंट्स का, तो बच्चों का कोई इसमें गलती नहीं होती है। ऐसे समय पर मैच्योरिटी अपने पेरेंट्स को दिखाना है, क्योंकि डिवोर्स इज सच अ वर्ड वेयर दोनों पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, लेकिन साथ में बच्चे बहुत ज्यादा भुक्तभोगी हो जाते हैं। तो वी हैव टू थिंक ट्वाइस थ्राइस व्हेन वी आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर डिवोर्स। रीमैरिजेस ऑफ द पेरेंट में भी तैयार करना पड़ता है। मेरे पास कई केसेस आते थे, अभी भी आते हैं, कि रीमैरिज हो रही है पेरेंट्स की, तो जो एक फादर एक जो रीमैरिज कर रहा है, तो उनकी होने वाली वाइफ का एक और बच्चा है, तो उसको कैसे अडॉप्ट करे, कैसे उसको एक फैमिली मेंबर बनाए, ये सब चीजों के लिए भी काउंसलिंग बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। देन आता है स्ट्रेस एंड कोपिंग साइकिल। स्ट्रेस जब दिखता है तो नेचुरली डिस्कम्फर्ट आ जाता है, और ये डिस्कम्फर्ट दो तरीके से दिखता है जो मैं आपको बता रही हूँ। एक पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज अगर मिल जाती हैं तो एकदम से रिलीफ मिल जाता है हमको स्ट्रेस से, लेकिन अगर हम पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज को ना करके, कई बार लोग पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज की तरफ ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि वो इतने ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इतने ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, इतने ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं कि उनको नेगेटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज ही दिखती है, और फिर वो स्ट्रेस उनके ऊपर में बहुत हावी हो जाता है। तो रिलीफ का सवाल ही नहीं उठता यहाँ पर। तो ऐसी परिस्थिति में हमको पॉजिटिव कोपिंग स्ट्रैटेजीज को समझाने के लिए और उसके बारे में जानकारियां प्रदान करने के लिए विद एग्जांपल्स हमको डेफिनेटली शेयर करना है, बताना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स, ये कुछ आपको जो दिख रहे हैं छोटे छोटे आइकन्स में, सेल्फ लिमिटेशंस हम डिटेल में बात करेंगे। एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, sleep habits, time management, meditation and friendly social network and reducing noise। ये एक स्लाइड मुझे बहुत अच्छा दिखा था तो मैंने इसको जोड़ लिया, लेकिन इसी के इर्द गिर्द हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज भी घूमते हैं। इसके अलावा और कुछ भी हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। ये कुछ और हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट का। स्पा जाते हैं, कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं, ये सब पॉजिटिव तरीका है अपने आप को स्ट्रेस से राहत पाने का। स्पा, एक्सरसाइज, हॉबीज के साथ में आप समय दीजिए, मेडिटेट करिए, योगा करिए, नेचर के करीब रहिए। कई लोग गार्डनिंग करते हैं, कई लोग को मतलब पेड़ों से बातचीत भी करते हैं, पेड़ों के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे से सकारात्मक समय बिताते हैं। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को किस तरीके से अपने आप में कंट्रोल करके टाइम को मैनेज करना, ये भी एक बहुत बड़ा कौशल है। एंड म्यूजिक थेरेपी, और थेरेपी इन द सेंस हम साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं या काउंसलर के पास जा रहे हैं ताकि हम स्ट्रेस मुक्त हो सकेंगे। तो ये भी एक कुछ स्ट्रेस के रिलेटेड मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। जैसा अभी बोला गया, एक्सरसाइज, ऑर्गेनाइजिंग वन सेल्फ,
ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यस ब्रीदिंग, जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारे हार्ट रेट में हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, हमारा दिमाग काम होता है। तो ब्रीदिंग जो बोलते हैं प्राणायाम, योगा, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है हमारे बॉडी एंड माइंड को। टेक अ टाइम आउट, हमको अपने आप के लिए हमको समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम समय नहीं निकाल पाते हैं तो भी हमको वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए तो भी हट जाना होता है, ताकि हम उस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। और वो एकदम जो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था, तो हम 10 मिनट के लिए भी बाहर आते हैं तो हमारा बॉडी में रिएक्शन अलग आता है। तो वी हैव टू टेक आउट समय फॉर आवर ओन सेल्फ टू बी स्ट्रेस फ्री। मेडिटेट, इन तीनों के बारे में आपको बहुत ज़रूरी है जानकारी, क्योंकि मेडिटेट करेंगे तो हम माइंडफुलनेस, हम अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं, अपने आप के लिए हम कुछ करना चाह रहे हैं, अपने आप के लिए समय निकाल रहे हैं। ये माइंडफुलनेस ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा आजकल कॉन्सेप्ट ऑफ माइंडफुलनेस हैज़ इंक्रीज्ड, विच इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। मेडिटेशन तो यस प्रूवन टेक्निक है, और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस भी प्रूवन टेक्निक्स हैं कि हम किस तरीके से आराम से हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर कोपिंग विद स्ट्रेस, एनकरेज योर टीन। हमारे टीनेज बच्चों को हमको उनको एनकरेज करना है कि वो अपने समस्याओं के बारे में बात करें, क्योंकि जब तक वो बात नहीं करेंगे और व्यवहारों को ही दर्शाएंगे तब तक हम उस पॉजिटिव फैक्टर पे नहीं जा पाएंगे। वो बात करेंगे तो हमको कॉज पता चलेगा, और एक बार कॉज पता चलेगा तो हम उसको एक पॉजिटिव तरीके से उसको स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हम मदद कर सकेंगे। तो बात करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेकिंग डीप ब्रेथ्स, परफॉर्मिंग, अगेन जो आपको मैं स्टडी के बारे में बताई, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। ये मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार की वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है, जिससे आपके मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स्ड होते हैं और आपको टेंशन नहीं आता है। सेट स्मॉल गोल्स, छोटे छोटे गोल्स बनाइए, लक्ष्य बनाइए, और उन छोटे छोटे लक्ष्यों को पहले, जैसा हम अपने स्पेशल बच्चों को डील करते हैं, स्पेशल बच्चे जो रहते हैं उनके लिए भी अपन टास्क एनालिसिस बनाते हैं, छोटे छोटे गोल्स का निर्धारण करते हैं, उस गोल्स को हम छोटे छोटे टास्क में ब्रेक करके हम उसको सिखाते हैं। सेम थिंग गोज विद अस आल्सो, वी शुड आल्सो हैव स्मॉल गोल्स, break those goals into small tasks, and then it will be very easy to handle those tasks, and then we achieve success. तो सक्सेस मिलना शॉर्टकट मेथड से नहीं होता है। वी हैव टू पुट इन सर्टेन एफर्ट्स एंड सर्टेन एफिशिएंसी आल्सो टू अचीव सक्सेस। एक्सरसाइज एंड रेगुलर ईटिंग मील्स, यस, मैं तो कई बार हमारे जो भी एडोलेसेंट्स आते हैं बच्चे, उन लोगों को मैं यही एक स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि दिन में कम से कम एक बार तो भी आप अपने पूरे परिवार के साथ में भोजन करिए, क्योंकि परिवार के साथ में बैठ के भोजन करना एक अलग ही आनंद मिलता है। और उस भोजन करते समय पर वो आधा घंटे का समय इतना ज़्यादा प्रेशियस रहता है कि एक दूसरे का बॉडी लैंग्वेज को समझ रहे हैं, एक दूसरे के विचारों को सुन रहे हैं, और वो जो खाना खा रहे हैं वो एक दूसरे अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग रहता है। तो बच्चों को हैबिट डालना पड़ेगा कि एटलीस्ट, क्योंकि सब आजकल इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि ना तो ब्रेकफास्ट कर पाते हैं ठीक से, ना तो लंच, ना तो डिनर, और काम करते करते वर्किंग लंच हो जाता है, कई बार वर्किंग डिनर हो जाता है। तो ऐसा ना करके यू हैव टू फिक्स, बिकॉज ये हमारे हाथ में है, हम कर सकते हैं जो चीज़ हमारे हाथ में है, हम जो चीज़ कर सकते हैं उसका सदुपयोग करना हमको अपने बच्चों को भी सिखाना है। दूसरा, गेटिंग प्रॉपर स्लीप, यस, कई बच्चों की आदत रहती है कि रात रात तक के वो जग जाते हैं, 4 बजे तक के वो जगे हुए हैं। तो उनको ये बताना पड़ेगा कि हाउ इट इज बैडली अफेक्टिंग योर फिजिकल हार्मोन्स, योर बॉडी स्ट्रक्चर, योर मेडिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगेन ABC का C बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस बताना है कि प्रॉपर स्लीप अगर नहीं मिलेगी, आपके ब्रेन सेल्स को भी आराम की जरूरत है, और वो आराम कब आता है? जब आप सोते हो। दिन भर आप ब्रेन को एक्टिव करके रखे हो, सोते समय तो आप उसको आराम दीजिए, और वो भी चाहता है कि एक 7 से 8 घंटा मुझे स्लीप मिलना चाहिए। सो दिस वी हैव टू बी टेलिंग टू देम।
देन प्रैक्टिस कंसिस्टेंट पॉजिटिव डिसिप्लिन। यस, जब तक अनुशासन जिंदगी में नहीं है तब तक हम कोई चीज को आसानी से या हम कोई चीज से स्मूथली हम अचीव नहीं कर पाते। तो डिसिप्लिन, घर में बड़े बुजुर्ग अगर डिसिप्लिन लाइफ लीड करते हैं, वही सब चीज बच्चे भी कॉपी करते हैं। तो हम बड़े बुजुर्ग, हम पेरेंट्स एक मॉडल बनते हैं अपने बच्चों के लिए। तो इफ वी आर नॉट अंडर डिसिप्लिन, इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग डिसिप्लिन, सो व्हाट आर वी गिविंग टू द प्रोजेनी? वो हम हमारे जैसे ही देखेंगे और हमारे जैसे ही बनेंगे। तो वी कैन नॉट ब्लेम देम, वी हैव टू फर्स्ट रेक्टिफाई आवर ओन सेल्फ, वी हैव टू बी डिसिप्लिन इन लाइफ, तब हम अपने बच्चों को भी वो संस्कार दे सकते हैं। विजुअलाइज एंड प्रैक्टिस फियर्ड सिचुएशन। यस, स्ट्रेस कई बार फियर्ड, डर लगता है, वातावरण से डर लगता है, जो आपको मैं शुरू में बताई, नट्स, नॉवेल्टी, नया सिचुएशन है, अनप्रिडिक्टेबल है, तो कई बार वो फियरफुल होता है। अगर वो फियरफुल हो रहा है तो उस फियर का हम सामना कैसे कर सकेंगे? ये सामना करने के लिए हमको अपने आप को पहले से तैयार करना होता है। तो ये तैयारी कैसे होती है? मेडिटेशन और योग प्रैक्टिस, ये सब चीजें होती है तैयारी। तो हमको शुरू से जो हमारे फोर फादर्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमको जो एक डिसिप्लिन लाइफ में ले आए कि हाँ, फिजिकल एक्सरसाइज करो, योगा करो, वॉकिंग जाओ और कुछ ना कुछ आप प्राणायाम करो, क्यों बोलते थे? ताकि हमारे जीवन को हम एक स्मूथली और एक डिसिप्लिन लाइफ में लीड करें। अब ये विलुप्त हो गया है। कोई अभी ग्रैंड पेरेंट्स के पास में भी उतना समय नहीं है कि अपने बच्चों को वो ध्यान, योगा, मेडिटेशन कराने के लिए बिठाए। सब टीवी के सामने में बैठ के अपना मनोरंजन देखते हैं। तो ये सब चीज, व्हाई इट इज कम? जनरेशन गैप, एंड बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर ओन, जो हमारा पुराना, जो हमारे पास में जो इतना अच्छा हेरिटेज एंड कल्चर है, उसको हमको पुनः जीवित करके पुनः वापस लाना है और अपने बच्चों में ये सब चीजों को इम्बाइब कराना है, डेवलप कराना है। एंड ओनली वी कैन डू, we as parents, we as teachers will be able to do. Then worst case scenario से हमको किस तरीके से बचना है वो भी तैयार करना है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कई बार होते हैं, तो भी उसको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस टू हाउ टू एक्सेप्ट दोज अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड मूव फॉरवर्ड, है ना। कई बार मैंने ये भी देखा है कि पेरेंट्स, अगर बच्चा 98% भी ला रहा है, वो 2% भी चूक गया है, तो भी पेरेंट्स उस 2% के पीछे में पड़े हुए रहते हैं, ना कि वो 98% को देखते हैं। तो आई थिंक वी हैव टू रिवर्स द सिनेरियो। हमको पेरेंट्स को ये समझाना है कि उसकी क्षमताओं पर ध्यान दो जितना। जैसे अगेन आई विल टेल यू, एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, DRO, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर। अच्छे अच्छे व्यवहारों को उसके देखो और जो गलत कर रहा है उसको समझाइश करके, उसको सलाह मशवरा करके, उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में करके उसको भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप उसी 2% को पकड़े रहोगे तो ये 98% भी धीरे धीरे कम होते जाएगा और आपका 2% से 10%, 20% बढ़ते जाएगा। तो शेड्यूल करें ब्रेक्स एंड एंजॉयबल एक्टिविटीज को भी, क्योंकि अपने लिए हम समय निकालते हैं, अपने लिए मनोरंजन के लिए समय निकालते हैं, रिक्रिएशनल लीजर एक्टिविटीज, तब जाके हम स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं। दिन भर के दिनचर्या में हम 24 घंटे में हम 20 घंटे तो काम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो रहता है कि अपने को, इवन जब अपन एक जगह बैठते हैं तो हम आधे घंटे से ज्यादा हम नहीं बैठते हैं, हमारी बॉडी की हलचल चालू हो जाती है, इधर देखते हैं, फिर फोकस करते हैं। सिलेक्टिव अटेंशन, डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है? ये इसीलिए होता है कि बिकॉज आवर सिटिंग कैपेसिटी इज नॉट फॉर लॉन्ग एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। आधा घंटा बैठे, उसके बाद थोड़ा अलर्ट होके इधर उधर देखे, फिर अपन काम पे हम रिफ्रेश बटन दबाते हैं कंप्यूटर में। क्यों दबाते हैं? ताकि हम कंप्यूटर को भी उसके दिमाग को आराम देना चाह रहे हैं, रिफ्रेश बटन दबा। वैसे ही हमारे पास में खुद रिफ्रेश बटन है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे। एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर। हम कई बार अपने आप की इतनी निंदा कर लेते हैं, अरे यार मैं तो बेवकूफ हूँ, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं गधी हूँ। मतलब वी आर टेलिंग आवर सेल्फ ओन कि मैं ये सब हूँ, तो लोग तो और बोलेंगे, आपने क्योंकि इनिशिएट किया उसको। सो यू प्लीज डोंट बिलिटल योरसेल्फ, अपने आप की निंदा मत करिए। जितना अपने आप की हम निंदा करेंगे उतना हम न्योता देंगे कि दूसरों को बोलने के लिए कि हाँ मेरे लिए गलत बोलो। एंड देन गिव अप द आइडिया ऑफ परफेक्शन। यस, कोई परफेक्ट नहीं है,
everyone is not perfect. अगर हम परफेक्ट रहते तो हम में और भगवान में फिर क्या अंतर रहेगा? परफेक्ट इज ओनली गॉड एंड वी आर ऑल इम्परफेक्ट. उस इम्परफेक्शंस में भी हमको खुश रहना है. उस इम्परफेक्शंस में भी हमको ये देखना है कि वो पॉजिटिव इम्परफेक्शंस हैं, पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव. देन ओनली एंड वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स. हम गलतियां करते हैं. मैं यही बोलती हूँ स्टूडेंट्स को मेरे कि गलती करो, बहुत बार गलती करो, लेकिन दोबारा वही गलती मत करो. आप हर गलती से सीखते हो, तो हर बार नई गलती करो लेकिन सीखते जाओ. लेकिन आप दोबारा वही गलती करोगे मतलब आप सीख नहीं रहे हो और आप इसको एक मजाक के रूप में ले लिए हो. तो यू हैव टू करेक्ट योर ओन सेल्फ. व्हाट कैन पेरेंट्स डू? यस, बिल्डिंग ट्रस्ट विद द चाइल्ड. पेरेंट्स को अपने बच्चों पर भरोसा रहना चाहिए और वो भरोसा को जागरूक करना चाहिए. और वो कैसे करेंगे? जब हम बच्चे के साथ में संपर्क करेंगे, बात करेंगे, बच्चों से दूरियां नहीं बनाएंगे. खास तौर पर एडोलेसेंस में, एडोलेसेंस बच्चे अपने बच्चों के साथ में दूरियां बना लेते हैं. इसीलिए बोला जाता है एडोलेसेंस एज में कि पेरेंट्स को अपने एडोलेसेंट बच्चे के साथ में, व्यक्ति के साथ में आपको दोस्ताना व्यवहार रखिए ताकि आप उसके साथ में लगातार संप्रेषण कर रहे हैं, संपर्क में रह रहे हैं और एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं और एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं. आप अवेलेबल रहिए जब बच्चे के साथ में आप बात कर रहे हैं. आप खुद बिजी हैं फोन में, आप खुद बिजी हैं किटी पार्टी में और अपेक्षा करेंगे कि आप बच्चा आपको साथ बात करे. नो, यू हैव टू गिव टाइम टू योर चिल्ड्रन, देन ओनली दे विल गिव यू टाइम टू टॉक टू यू. इट इज वाइस वर्सा, रेसिप्रोकल. हम क्योंकि वी आर रोल मॉडल्स एंड व्हाट वी डू इवन चिल्ड्रन विल डू. सो ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर दिस. एनकरेज द एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स. व्यवहारों को और भावनाओं को प्रकट करने के लिए उनको एक मौका दे. अगर बच्चा खुशी से आके आपको रिपोर्ट कार्ड बताता है कि मैं इतना नंबर से अव्वल हुआ हूं, तो शो दैट फीलिंग्स ऑफ पॉजिटिवनेस एंड क्या बोलना चाहिए उसको, हम खुशी से उसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं. वो अप्रिसिएशन हमारे बॉडी लैंग्वेज में भी दिखना चाहिए. हाँ ठीक है, तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, चलो मेरे को जाओ, मैं काम करना है. If this is your body language, so the child will never come to you next. Even adolescents, they don't come. उनको बाहरी दोस्त बहुत हैं जो उनको खींच रहे हैं, आ मेरे पास में और हम लोग मस्ती करेंगे. वो पेरेंट्स के पास पहले आता है और हम पेरेंट्स उसको धकेल देते हैं. So we have to be good role models. We have to teach good emotional responses and we have to teach good behaviors to the children. Encourage your child to tell if he or she feels overwhelmed. मतलब हम उसको एक्सप्रेशन बता रहे हैं. हेल्दी रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करना, फिजिकल एक्टिविटीज, गुड न्यूट्रिशन और रेस्ट के बारे में हमको सकारात्मक विचार हमको रखना है उनके साथ. एंड देन फाइनली टीच योर चाइल्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. हम उसका सॉल्यूशन करके दे देंगे ना तो बच्चा कभी भी उसको आपके ऊपर में डिपेंडेंट रहेगा एवरी टाइम. यू हैव टू गिव हिम, मतलब आप उसको विकल्प बताइए, ये वेरिएशंस बताइए, ये तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो. अब बताओ कि ऐसा करने में तुमको क्या सही है, क्या गलत है. लेट हिम जज फ्रॉम हिज माइंड. लेट हिम टेक दैट इनिशिएटिव टू टेक अ डिसीजन. And if we take a decision for our adolescents, so we are not teaching him to take wise decisions. We have to help him take a decision. Don't take decisions for him. Remind your child, उसके पास में भी एबिलिटी है, उसके पास में भी सब चीज है, उसका इस्तेमाल करने के लिए उसको हमको सपोर्ट सिस्टम बनना है, ना कि उसके लिए काम करना है. Keep your child aware of anticipated family changes. Yes, family changes. क्योंकि आज के दिन, आज वो एडोलेसेंट है, कल वो एडल्टहुड में जाएगा, कल मैरिज में जाएगा, कल चाइल्ड बच्चे होंगे, तो वो एक एडल्ट कैसे बने उसके लिए भी यहाँ पर उसको नींव मिल रही है तैयारी के लिए. सो इट शुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन होना है. मॉनिटर टेलीविजन प्रोग्राम्स. यस, कई बार बच्चे, मैंने कई बार देखा है कि बच्चे रात रात में इवन दे सी आपका नेट, इंटरनेट में देखते हैं those things which are not to be seen, which are not to be heard. और ओके, टाइम है उनके पास में सीखने के लिए, लेकिन एक गलत तरीके से मत सीखिए. आप उसको एक पॉजिटिव वे में आप बात करके सीखिए. सबके सामने में बैठ के आप देखो कि यस व्हाट इज इट कर.
क्योंकि ये सब गलत जो इन लोग करते हैं छुप छुप के और उसको हाइड करते हैं। तो ये कई बार, एक बार मैंने तो एक पेरेंट ने अपने बच्चे का हिस्ट्री चेक किया था कि इंटरनेट में वो क्या देखता है, एंड ही वाज सिर पकड़ के बैठ गया था कि ये सब मेरी बेटी रात में क्या देखती है। देन दे केम फॉर अस, हमारे पास आके बोलने लगा कि मैडम इसको हम कैसे बचाएं। तो उस समय पर we have to help the parents how to have a relationship, a very positive relationship in tackling the problems with children, adolescent children. Then मॉनिटर योर ओन स्ट्रेस लेवल, जैसा मैंने बोला कि हमारा स्ट्रेस को ही हम अब कंट्रोल में नहीं करते हैं तो हम बच्चों को कैसे सीख दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट योर चाइल्ड्स टीचर विद एनी कंसर्न। यस, स्कूल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डोंट डायरेक्टली ब्लेम द एडोलेसेंट्स, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट द कॉज। स्कूल जाइए, बात करिए, जानकारियां लीजिए, उसके बाद आप बच्चे के साथ में भी बैठ के बात करिए और फिर एक फाइनल निष्कर्ष पर पहुंचिए। So these are certain strategies. Yes, the 4 A's of stress management. Avoid. What to avoid? Avoid unnecessary stress. Yes. क्यों हम बोझा लें भाई स्ट्रेस का? unnecessary stress को अवॉइड करिए। Learn to say no. जो व्यक्ति, it is an art of saying no. एक कला है नहीं बोलने की भी। बहुत अच्छे तरीके से आप हर जो चीज आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप प्रेम से उसको ना भी बोल सकते हैं, किसी की भावनाओं को हर्ट ना करते हुए या किसी को हम रूडली ना बोलते हुए भी हम ना बोलने की कला को सीखना है। अवॉइड पीपल हु स्ट्रेस यू आउट। ऐसे लोगों के साथ संपर्क मत करिए जो आपको हर समय स्ट्रेस देते हैं। अवॉइड सिचुएशंस दैट स्ट्रेस। ऐसी वातावरण में आप मत जाइए जहां पर आपको लगता है कि वो स्ट्रेसफुल वातावरण हो सकता है। सो दिस इज अवॉइडेंस। ऑल्टर, चेंज करो। कम्युनिकेट डिफरेंटली, दूसरे तरीके से आप बात करो ताकि आपको स्ट्रेस ना मिले। ट्राई टू थिंक डिफरेंटली, दूसरे तरीके से सोचिए, विकल्पों को सोचिए। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। आप जब भी कोई चीज को करना चाहते हो तो आपको भी लगना चाहिए कि हाँ, इसमें से मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो कर सकता हूँ उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो नहीं कर सकता हूँ मैं सॉरी, प्रेम से सॉरी बोल रहा हूँ। तो ये आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इंस्टेड ऑफ हाइडिंग देम। आपकी भावनाओं को एक्सप्रेस करिए इन अ पॉजिटिव सेंस, उसको छुपा के मत रखिए, उसको दबा के मत रखिए। अडेप्टिंग, एडजस्टिंग टू योर स्टैंडर्ड्स। मेरी क्षमता जितनी है उतना ही मैं कर सकता, क्षमता के बाहर मैं नहीं कर सकता। ये आपको क्लियरली आप इसको या तो बोल सकते हैं अच्छे शब्दों में और आप उसको बता सकते हैं। रिफ्रेम प्रॉब्लम्स, जो भी समस्याएं हैं उसको समस्याओं में ही छुपा रहता है समाधान। तो समस्याओं को ही हम अलग अलग तरीके से सोचें, समझें कि ऐसा समस्या क्यों उत्पन्न हुआ, कॉज पे जाइए तो आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन उस समस्या में ही दिखाई देगा। लुक एट द बिग पिक्चर। यस, जैसा मैं आपको बोल रही हूँ, बड़ा रूप में देखो कोई भी सिचुएशन को, तो उसमें ही समाहित रहता है आपका सॉल्यूशन भी। एक्सेप्ट डिफरेंट वेज टू प्रोसीड। दूसरे विकल्पों को देखकर हमको आगे बढ़ना है, ना कि हमको एक ही चीज को पकड़ के हम कुंठित होना है। एक्सेप्ट द थिंग्स यू कांट चेंज। यस, जो मैं आपको यही बता रही थी, जिस चीज पर हमको परिवर्तन लाने का हमारे पास में पूरी क्षमता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। जिस वातावरण को, जिस परिस्थिति को, जिस व्यवहार को दूसरों के हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते। एक्सेप्ट कर लीजिए और उसको अलग तरीके से उसके साथ में पेश आइए। डू नॉट ट्राई टू कंट्रोल द अनकंट्रोलेबल। जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हम दबा के भी नहीं रख सकते, वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में वो दर्शाया जाता है, जो कि कई बार हानिकारक भी हो सकता है। फोकस ऑन द पॉजिटिव। यस, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक। बैलेंस द प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। मतलब जो अच्छा है और जो खराब है उसके बीच में एक तालमेल बना के हमको कोऑर्डिनेट करना है, कोऑपरेट करना है और एक सकारात्मक जीवन को जीना है। सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई देन टैकल द प्रॉब्लम। जो आपको बता रही थी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान्स में सब में पहले आता है कि अगर हम सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं प्रॉब्लम का, तो पहले हमको आइडेंटिफाई करें, बारे में जानकारी ले, कारण जानकारी लिए, फिर हम उसके साथ में वर्क करें। दूसरा, हमारे बॉडीज को मेंटेन करना है हेल्दी। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी सोच भी स्वस्थ रहेगी। अ साउंड बॉडी इन अ साउंड, अ साउंड सोल इन अ साउंड बॉडी, अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जब तक हमारा माइंड साउंड नहीं रहता है या जब तक हमारा बॉडी साउंड नहीं रहता है, दोनों इंटर रिलेटेड है, साउंड माइंड एंड साउंड बॉडी।
तो उसके लिए हमको तैयार करना है अपने बॉडी को कि हम किस तरीके से साउंड रख सकते हैं, और उसके लिए एक्सरसाइज, उसके लिए रिलैक्सेशन थेरेपी, उसके लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसके लिए प्रॉपर स्लीप का होना अनिवार्य है। मैनेजिंग इमोशंस, यस, हम भी कई बार भावुक हो जाते हैं, हम भी कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम भी कई बार दूसरों के ऊपर में गुस्सा कर लेते हैं, लेकिन ये सब चीजों को करने के पहले हमको सोचना होता है कि मैं कौन से माहौल में बैठा हूँ, किसके सामने मैं क्या बोल रहा हूँ। उसको मेरे को अगर गुस्सा भी आ रही है तो मैं उस सिचुएशन से हट जाऊं और अपने गुस्से को मैं या तो बाथरूम चले जाऊं या मुंह धो के आ जाऊं या कुछ भी करूं, लेकिन मुझे इस वातावरण में अपने आप को स्ट्रेसफुल नहीं दिखाना है। ये है आपका, आप इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो। देन द लास्ट थिंग इज गिविंग बैक, कंट्रीब्यूट टू नो हाउ मच यू मैटर। मतलब उन लोगों को जिसने आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया, उन लोगों के बारे में सोचिए, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करिए, उन लोगों को मदद, आपको जो आप जब आप किसी चीज को दान करते हो या किसी को मदद करते हो, जो एक खुशी महसूस होती है, उन पलों को याद करिए जो हैप्पीनेस आपके चेहरे पे ले आया है, जो आपको एक बहुत अच्छे से एक अच्छा फील कराया है। उन सब परिस्थितियों को याद करने से ही आपका सोचने समझने की वो प्रक्रिया ही चेंज हो जाती है। सो फाइंड द जॉय ऑफ गिविंग, हेल्पिंग अदर्स। तो ये हम देखते हैं कि हमारा दूसरों के प्रति कैसा प्रभाव पड़ा, ये होना चाहिए कि हाँ, अगर हम चिड़चिड़े स्वभाव से उसके साथ में बात करेंगे तो सामने वाला यही लेता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। उसको लगता है कि अरे ये तो हर समय चिड़चिड़ापन करता है, छोड़ो भैया, उसके पास जाना ही नहीं। तो द फर्स्ट एक्सप्रेशन यू गिव दैट कैन बी लॉन्ग लास्टिंग। तो इस चीज का ध्यान देना रहेगा। एंड द लास्टली मैं कुछ ये भी निकाली थी, 10 गोल्डन रूल्स टू लिव अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक्सेप्ट योर फियर्स। मैं आपको ये दोहरा रही हूँ ये बात, जब तक हम हमारे डर को काबू में नहीं करते हैं, डर से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, एक्सेप्टेंस, तब तक हम कोई भी सिचुएशन को फेस नहीं करेंगे। तो हमको एक्सेप्ट करना है। दूसरा, हैप्पीनेस को ढूंढना है। हैप्पीनेस हर पल में, हर सिचुएशन में, हर घड़ी में दिख रही है, लेकिन हम उसको अनदेखा करते हैं। हमको हर छोटे छोटे मोमेंट को एक हैप्पी मोमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हम रिजल्ट में हमको फेल भी हो गए, लेकिन बट स्टिल हम ये बोलना चाहिए कि ठीक है, फेल हुआ तो क्या हुआ, अभी हुआ है कि लाइफ एंड थोड़ी होने वाली, और दूसरा मौका और है, हम करेंगे, मेहनत करेंगे, अच्छे से हम आगे बढ़ेंगे। So this should be your positive, optimistic thought and make that situation a happy one. Engage in mindfulness, जो आपको मैं again repeat कर रही हूँ, mindfulness, हमको अपने आप को समय देना है, अपने आप को इवेल्युएट करना है, अपने आप के लिए हमको एक रास्ता दिखाना है। तो उसके लिए हमको वर्क करना है। तो हमारे दिमाग में हमारी सोच समझ और उसका तालमेल में बहुत ज्यादा सामंजस्यता रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इस सामंजस्यता लाने के लिए हमको माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग लेना होगा। ये एक ट्रेनिंग होती है माइंडफुलनेस की। माइंडफुलनेस से क्या होता है, हम इंटरनल रिसोर्सेस को हम समझ सकेंगे, हम बहुत बैलेंस्ड हो जाएंगे, हम लेस एंग्शियस होते हैं, हम दूसरों में हम हैप्पीनेस को बाहर नहीं तलाशेंगे, हम हमारे अंदर में इतनी हैप्पीनेस छुपी हुई है कि हम उसको उजागर करते रहेंगे। हम स्ट्रेस को आसानी से हम डील कर सकेंगे और हम नए नए चीजों को सीख सकेंगे। ग्रैटिट्यूड, जो अभी आपको बताई थी मैं कि ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है लाइफ में। अगर हमको रिक्शा वाला हमको हमारे डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया, हमको थैंक यू बोलने में क्या जा रहा है, थैंक यू भैया, आपने मुझे समय पे पहुंचा दिया, ऑल्दो हम उसको पे कर रहे हैं, लेकिन बट दिस ग्रैटिट्यूड माइंड्स अ लॉट। उसके चेहरे पे जो एक हंसी और उसकी मुस्कुराहट से ही हमको दिल एकदम खुश हो जाता है। जैसे अगर हम हमारे पास में क्या बोलना चाहिए, जोमेटो से जो हमको पार्सल वाला लाके खाना दे रहा है, थैंक्स भैया जो आपने हमको लाके समय पर दे दिया, जस्ट थिंकिंग अ थैंक्स। इसीलिए उन लोग इमोजीज बोलते हैं, जोमेटो वालों भी, प्लीज रेट कर दीजिए हमारे इमोजी पे। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक ग्रेटिट्यूड हम जब दे रहे हैं तो दोनों में उतनी खुशी मिल रही है। सो ग्रेटिट्यूड शुड बी डेवलप्ड इन लाइफ। मेडिटेट, यस, बार बार मैं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन इज वेरी वेरी पॉजिटिव, बिकॉज वो इमोशनल स्टेबिलिटी लाता है, हमारे फोकस को स्ट्रेंथन करता है, हमें वो
पारदर्शिता जो रहती है, क्लैरिटी लाता है हमारे में, और reduces anxiety, it reduces stress, it strengthens our immune system, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। वो हमको एक पेनफुल और डिस्कम्फर्ट सिचुएशन को कैसे हम उसको डील करें उसके लिए ताकत देता है। इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन, हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करने में मेडिटेशन बहुत ज्यादा लाभदायक है। सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, यस, जैसे ही आपको लगता है कि ये व्यक्ति से मैंने पहले बात किया है, वो तो हर समय नेगेटिव बात करता है, उससे तो दूर रहना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मैं उसके माहौल में कुछ समय और रह जाऊंगा तो मेरी भी सोच वैसी हो जाएगी, इससे अच्छा भी है उससे दूर रहो। So this kind of thoughts when you are there, so you will definitely be surrounded with positive people. So positive people will definitely give positive remarks, positive behaviors, एक aura आपके आसपास में बन जाता है पॉजिटिविटी का। So that is very helpful for us. Then regular exercise, जो आपको बता ही रही हूँ कि yes, regular exercise is a must. And effective time management, या टाइम मैनेजमेंट, जब तक हम समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय हमारा सदुपयोग करने से वंचित कर देगा या रोक ला देगा। तो समय को महत्व देना बहुत जरूरी है, समय की इज्जत करें, समय को बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रूप में उसका सदुपयोग करें, क्योंकि हम अगर समय को हम नहीं ध्यान देंगे तो समय तो आगे निकल जाएगा और हम लोग पीछे रह जाएंगे। तो समय के साथ में चलना है। क्यों? क्योंकि समय के साथ चलने वाला ही आगे बढ़ सकता है और सक्सेस को ले सकता है। तो समय का सदुपयोग, समय को मैनेज करना कि कौन से समय पर क्या करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उस समय पर उस कार्य को करने से वंचित हो जाते हैं तो हमको आजीवन एक वो रहता है कि अरे मैं काश उस समय पर ये कर लेता, और वो काश ही रह जाता है हर समय। आस्क फॉर हेल्प, अगर आपको लगता है कि आप में वो क्षमता नहीं है कि मैं इस चीज को टैकल कर सकता हूँ, तो नो प्रॉब्लम। आजकल इतने अच्छे साइकोथेरेपिस्ट आ गए हैं, इतने अच्छे काउंसलर्स आ गए हैं, इतने अच्छे साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं, जो आपके जैसा हम आँख के डॉक्टर्स को जाके दिखाते हैं, अपना चश्मा ठीक से दिखाई नहीं देता है तो हम चश्मा लगाते हैं, कान के डॉक्टर्स को हम सुनाई नहीं देता है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाके हियरिंग एड लगाते हैं। क्यों? ताकि हमको उससे हम एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। तो क्या हम अपने सोचने समझने और हमारे इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए हमको क्या साइकोलॉजिस्ट की मदद नहीं होगी क्या? हो सकती है। तो शर्माना नहीं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो अरे लोग क्या कहेंगे, अरे पागलों के डॉक्टर हैं, उनके पास क्यों जाए। नो, दिस इज ऑल्सो नाउ बिकमिंग अ वेरी नोबल प्रोफेशन, साइकोलॉजी से हमको बहुत कुछ व्यवहारों के बारे में पता चलता है, कैसे व्यवहार किस तरीके से टैकल किया जाना चाहिए। सो डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प फ्रॉम साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर्स, बिकॉज डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हेल्प यू टू टेक अ वाइज डिसीजन। वो आपके लिए डिसाइड नहीं करेंगे, लेकिन आपको जरिया बताएंगे कि आपको किस तरीके से आपको डिसाइड करना है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। एंड लास्ट इज, नेचर के जितना करीब रहोगे उतना ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। कुछ प्लांट्स और हर्ब्स हैं जो हमें फीलिंग्स ऑफ रिलैक्सेशन और इफेक्टिवली रिमूविंग स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। वो है लैवेंडर, जो नर्व्स को प्रोवाइड करता है एक मेंटल बैलेंस। रेडोलिया रोजिया एक किस्म का फ्लावर है, स्ट्रेस को रेजिस्टेंस को डेवलप करता है। साज रेगुलेट्स इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, जो क्या बोलते हैं, लड़कियों के साथ में जो यूजुअली एडोलेसेंट लड़कियों के साथ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं मेंस्ट्रुएशन के। मेलिसा हेल्प्स प्रिवेंट रिड्यूस सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ये सब प्लांट्स एंड हर्ब्स हैं। लेडीज मेंटल हेल्प्स विद पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। थाइम स्ट्रेंथन्स द इम्यून सिस्टम। तो ये 10 गोल्डन प्रिंसिपल्स निचोड़ हैं आज के जो मैंने आपको चर्चा की इस टॉपिक पर, जो स्ट्रेस को किस तरीके से मैनेज करना, और वो भी हमारे एडोलेसेंट्स के साथ में, क्योंकि खास तौर पर खाली हम एडोलेसेंट्स को ना स्ट्रेस करते हुए, ना फोकस करते हुए, हमको पूरे हमारे डेवलपमेंटल पीरियड को हम एज ए ह्यूमन बीइंग को हमको देख के स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स का सदुपयोग करना चाहिए। सो आई एंड माय टॉपिक एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी।
अभी मैं वापस आती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही आज के विषय पर आपका हाँ। सारगर्भित व्याख्यान और उन सभी पक्षों को आपने आज यहाँ पे उजागर किया। उन सभी पक्षों पर कैसे हम प्रबंधन करेंगे, जिन पक्षों पर निजात पाकर, जिन पक्षों का प्रबंधन करके हम एक कुशल व्यक्तित्व के निर्माण और कुशल लाइफ स्किल को प्राप्त करने के लिए तत्पर और तैयार होते हैं। इसलिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रश्न आमंत्रित करता हूं, अगर मेरे किसी प्रतिभागी में से मैम के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मैम के समक्ष रखें। हमारी आईटी टीम कृपया माइक ऑन कर दे सभी प्रतिभागियों के लिए। आप सभी माइक एक एक करके ऑन कर सकते हैं। आज के विषय से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं वो आप एक एक करके रखें मैम के समक्ष। नीरज मालविया। नीरज मालविया ने हाथ रेस किया है। हमारे प्रतिभागी में से किसी का कोई प्रश्न? नीरज जी, नीलम जी, जी मैं बोल लेती हूँ। या नीलम जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आज आपने टॉपिक लिया स्ट्रेस का, एक काउंसलर के नाते मैंने बहुत जिंदगी में महसूस किया है कि बच्चों में बहुत स्ट्रेस है, चाहे वो स्कूल का है, चाहे वो कॉलेज का है, चाहे किसी भी स्टेज पे है। इवन स्ट्रेस आजकल बहुत बड़ा हुआ है क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को, जो आपने कहा बिल्कुल ठीक कहा, कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और उनको डांटना शुरू करते हैं। शायद मैंने भी जिंदगी में किसी स्टेज पे ऐसे किया होगा। लेकिन ये चीज जो है, ये स्ट्रेस का टॉपिक आपने इतनी अच्छी तरह से किया है, मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है किसी ने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, इतना वेल प्लान्ड, इतना वेल प्रिपेयर था कि मैं आज इतनी बेस्ट हुई हूँ ना आपके इससे। इतनी आपने अच्छा किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छा नगेश जी, बहुत मेहरबानी आपकी, बड़े अच्छे टॉपिक्स करा रहे हैं और मौका मिल रहा है मुझे भी कुछ सीखने का जिंदगी। थैंक यू। वी शुड थैंक CRC लखनऊ फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो भी इस विषय पे आज जानकारी लिए, कुछ नयापन लगा होगा तो जरूर उसका उपयोग करिए, क्योंकि स्ट्रेस के बारे में हम लोग सब जानते हैं, बट स्टिल हम लोग उसको अनदेखा अनसुना कई बार कर देते हैं, क्योंकि हमको बार बार मैं ये रिपीट करती हूँ कि हम एज गुड रोल मॉडल्स हमको सामने में, सबके सामने में प्रस्तुत करना होगा, तभी हमारे बच्चे भी इस चीज को सीख सकेंगे। आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और खास तौर पर मैंने इस बार हिंदी में ज़्यादा बोला, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि अब नॉर्थ इंडिया में खासतौर पे हिंदी का प्रचलन ज़्यादा है और हमारी मातृभाषा है, तो मुझे लगा कि हिंदी में मुझे ज़्यादा बोलना चाहिए। और उसके लिए भी अगर कुछ त्रुटियां होती हैं हिंदी में मेरी बोलने में तो मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि इंग्लिश में प्रेजेंटेशन था, लेकिन मैं चाहती थी कि हिंदी में उसको समझाऊं। एंड any more questions, so I'm there to answer the questions. Baki, thank you so much, Nagesh Pandey ji and the entire team of CRC Lucknow for giving this opportunity, and thank you Savita madam for giving me this opportunity. Thanks. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निश्चित ही एक विधिवत भाव से आपने बहुत ही सूझपूर्वक ऐसे शब्दों का चयन किया जिन शब्दों के चयन के पश्चात हमारे सभी प्रतिभागियों को समझने और उस गर्भिता को जानने का सुअवसर मिला। इस हेतु आपका पुनः पुनः धन्यवाद। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा नीलम धमीजा मैम का, जिनका आशीर्वचन संपूर्ण CRC परिवार के समस्त कार्यक्रमों पर मिलता रहता है। मैं कार्यक्रम की अगली गति में चलते हुए श्री विकास मिश्र जी को सादर आमंत्रित करूंगा कि श्री विकास मिश्र जी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर CRC लखनऊ आए और सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय श्री विकास मिश्र जी। धन्यवाद नागेश सर।
आज के इस कार्यक्रम में धन्यवाद करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट और तमाम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए हमारी मिनिस्ट्री ने, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने एक हेल्पलाइन शुरू किया है जिसको हम लोग मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन कहते हैं। इस हेल्पलाइन का नंबर 1800-599-0019 है और इस हेल्पलाइन के जरिए हम लोग पूरे भारत में जो ऐसे लोग हैं जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से संबंधित सॉल्यूशन चाहिए, उनको हम लोग ऑनलाइन सॉल्यूशन देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो अपनी बात अपने घर में किसी से नहीं कह सकते, अपने दोस्तों से नहीं कह सकते, वो हमारी इस हेल्पलाइन पर अपनी समस्या के समाधान के लिए हमें फोन कर सकते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं जो उनकी समस्या को देखते हुए उसका निवारण देने का कार्य करते हैं। और ये हेल्पलाइन पूरे भारत में 13 भाषाओं में अभी चल रही है। और इस हेल्पलाइन का नाम किरण हेल्पलाइन रखा गया है क्योंकि ये एक आशा की किरण है और निश्चित रूप से पूरे भारत में बहुत सारे लोग आज इस हेल्पलाइन से अपनी समस्याओं का समाधान पा रहे हैं। तो मैडम, ये एक इंफॉर्मेशन थी सीआरसी लखनऊ के द्वारा जो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से शुरू की गई है। तो मैडम, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं और आपको सादर धन्यवाद कि आज जो विषय रखा गया उस विषय पर आपने बृहद रूप से अपने विचार रखे और इस 1 घंटे में जो कुछ भी बताना चाहिए था, जो कुछ कहना चाहिए था स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, बखूबी आपने हमारे जितने भी हमारे प्रोफेशनल हैं और जितने हमारे स्पेशल एजुकेटर हैं, जितने हमारे रिहैब प्रोफेशनल हैं, उनके समक्ष आपने उनको रखने का प्रयास किया है। और निश्चित रूप से हम सभी आपके इस 1 घंटे के व्याख्यान से लाभान्वित हुए हैं। और हम लोग अपनी लाइफ में और अपने आसपास अगर कोई भी ऐसे व्यक्ति मिलते हैं तो जरूर हम इस मैनेजमेंट से उनके स्ट्रेस को दूर करने का जो भी थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं वो करने का प्रयास करेंगे। तो मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपको सादर प्रणाम करती है लखनऊ सीआरसी लखनऊ की पूरी टीम। और निश्चित रूप से आपसे यही आशा करते हैं कि भविष्य में जब भी आपको हम लोग याद करेंगे, आप हमारे इस पटल पर अपना व्याख्यान देने के लिए, अपनी विशेषज्ञता देने के लिए जरूर उपस्थित होंगे। मैडम, आपको फिर से एक बार सादर प्रणाम और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने व्यस्ततम समय में से हमारे साथ उपस्थित हुए हैं और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्हें लाभ पहुंचाने का कार्य किया है। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी पीडी के डायरेक्टर महोदय आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जिनके सानिध्य में हम इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करने का कार्य कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे निदेशक सीआरसी लखनऊ के निदेशक आदरणीय रमेश पांडे सर का, जो कि समय समय पर हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं और हमें एक तरीके से मोटिवेट करते हैं कि हम इस तरीके के कार्यक्रमों को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हो पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे चारों कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजीव रंजन सर, सविता शुक्ला मैडम, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हो पाया है, आदरणीय नागेश पांडे सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे आईटी टीम का, जो कि हमारे साथ लगातार कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन अपना जारी रखते हैं, जिससे कि हम हमारे इस प्रोग्राम में जुड़े हुए हमारे सभी प्रतिभागी जो हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं और से हमें सशक्त बनाने का कार्य करते हैं। आप सभी प्रतिभागियों का मैं विकास मिश्रा सादर प्रणाम के साथ सादर धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद के इसी क्रम में मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय नीलम धमीजा मैडम का, जिनका सानिध्य और जिनका सहयोग हमें लगातार मिलता रहता है। मैडम हमारे सभी वेबिनार में इसी ऊर्जा के साथ में उपस्थित होती हैं और हम लोगों को कुछ न कुछ मोटिवेट करने का कार्य करती हैं और सदैव ही हम लोगों को एक ऊर्जा प्रदान करती हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को धन्यवाद करते हुए आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं और निश्चित रूप से जो हमारे आगे आने वाले वेबिनार हैं उनमें
इसी जोश और इसी सहयोग के साथ हमारे साथ उपस्थित रहेंगे। इसी कामना के साथ आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू। थैंक यू। आप विकास सर। जी 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 बताइए संतोष जी। जी सर, मैं एक क्वेश्चन यह है कि हमारे पड़ोस में एक लड़का है सर, वो कभी कभी मेंटल हो जाता है और वैसे नॉर्मल रहता है तो अच्छा रहता है। उसके लिए भी किरण हेल्पलाइन जो है कि उपयोगी है सर। देखिए संतोष जी, मैडम अभी हमारे बीच से जा चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि हमारे पड़ोस का लड़का है वो मेंटल हो जाता है। मेंटल मेंटल मैं मुझे समझ में नहीं आया। आप नहीं सर, कोई वो कभी कभी जो है ना कि वो पागलों जैसी हरकत करने लगता है, भागता है, गुस्सा करता है, मारता पीटता है ऐसे। बिल्कुल। आप कोशिश करिए कि किसी न किसी आसपास में कोई ऐसा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो जिसके पास आप उसे ले जाएं, ठीक है। वहां से जी उसकी आईक्यू को देखते हुए वो निर्धारण कर पाएंगे कि उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन आईक्यू उसका कितना है, और उसी आधार पे वो डिसाइड हो पाएगा कि उसको क्या प्रॉब्लम है, कैसे कैसे उसको कैसे कैसे उसका निवारण किया जाए। और साथ साथ में आप में हमारी मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन पे फोन कर सकते हैं। वहां से भी हम आपको जो भी सहयोग है उसे देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू मैडम सर। मैडम कुछ बोलना चाहती थी। मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप लेफ्ट हो सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप सभी को सादर धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको भी ऐसे कार्यक्रम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। नागेश सर। हेलो नागेश सर। हेलो नागेश सर। मेरे को कैश दे लो, कोई मेरे अकाउंट में डाल दो। हाँ, वो कह रहा था उन्हें बिल भरना होगा अपना। कल कह रहा था मेरे को कोई गैस लेता हो तो अकाउंट में डलवा दे। जी बोल तुम कह दिया करो आप। हाँ मैं कहूँ तो तुम डलवा दे। डलवा का है पापा, डलवा है शायद।